बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। मेरे व्लॉग्स पे बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट लिखे होते हैं और वो कमेंट्स में पूछते हैं कि 1971 की जंग में आप कहाँ थे, आपने क्या किया। जो भारत से लिखने वाले हैं वो चूँकि इंतहाई उनका जो रवैया होता है वो इंतहाई आप कह लीजिए कि शर्मनाक और तहज़ीक आमेज़ होता है। वो हर दफ़ा वो लिखते हैं नीचे कि आप मशरक़ी पाकिस्तान में थे, आप उन कैदियों में थे जो कि भारत के पास रहे। ये एक शर्मनाक किस्म के उनके रवैये, जहाँ उनकी हुकूमत ने उनके अंदर नफ़रतें भरी और इस तरह की बातें की। ये जो अभी व्लॉग मैं कर रहा हूँ इसमें मैं थोड़ा सा अपना तजर्बा और अपना मैं कहाँ था मैं ये बताने लगा हूँ। मैं 1971 की जंग में कहाँ था। 1971 में मैं मेजर था, मेरा रैंक मेजर था। मेजर का मतलब कि जंग में अगर वो इन्फेंट्री है तो इन्फेंट्री का कंपनी कमांडर होगा, अगर आर्टिलरी है तो आर्टिलरी का बैटरी कमांडर होगा। सो मैं चूँकि मेरा ताल्लुक आर्टिलरी से है तो मैं बैटरी कमांडर था उस वक्त और मंगला में पोस्टेड था। मंगला में मुझे वहाँ से मेरी पोस्टिंग जो है वो हैदराबाद कर दी गई, मेरी अपनी बेसिक यूनिट में। क्योंकि मंगला में तो मैं लोकेटिंग रेजिमेंट में था, लेकिन मेरी फील्ड रेजिमेंट जो हैदराबाद में थी, जिसमें कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट के हैसियत से पोस्ट हुआ था पहली दफ़ा, मेरी पेरेंट यूनिट कहलाती है 40 फील्ड, मुझे उसमें पोस्ट कर दिया गया। 40 फील्ड जो है ये, इस पे मैं हमेशा इस यूनिट के लिए मैं मेरा फ़ख्र रहा इस पे, क्योंकि ये बड़ी एक यूनिक यूनिट थी। यूनिक इस तरह थी कि 1965 में जब जंग से कुछ पहले कश्मीर में हालात बिगड़े और कश्मीर में पाकिस्तान ने पेशकदमी की, छम के इलाके से आप चौड़ियों की तरफ हमारी अफवाज गई, तो हमारे ट्रुप्स का जो मुकाबला था भारत के जिन ट्रुप से, वो अपने मोर्चे, अपने दिफाई की पोजीशनें और सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए, क्योंकि हमारा हमला इतना सख्त था कि वो उसकी ताब ना ला सके। मैं उस हमले में नहीं था, मैं तो उस वक्त मिलिट्री अकेडमी में मेरे आखिरी टर्म थी, ट्रेनिंग ले रहे थे। ये अगस्त के महीने की, ये जुलाई अगस्त की बात है। फिर वहाँ से जब ये भागे भारतीय, तो ये अपनी गन्स छोड़ के गए, 18 गन्स जो कि पूरी रेजिमेंट का सामान होता है, वो पूरा साजो सामान और गन्स वो छोड़ के भागे। चुनाचे वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ जब लगे तो उस वक्त एक नई आर्टिलरी यूनिट बनाई गई जिसको 40 फील्ड कहा गया। 40 फील्ड रेजिमेंट, 40 फील्ड रेजिमेंट, 40 फील्ड रेजिमेंट। मुझे अकेडमी से उसमें पोस्ट किया गया एज सेकंड लेफ्टिनेंट। सो मेरा फ़ख्र की बात यह थी कि मुझे वो गन्स मिली जो कि भारत से हमें मिली, भारत से छीनी गई, और फिर 1965 में हमने वही गन्स जो थी वो भारत के ऊपर फायर की, उन्हीं की गन उन्हीं के ऊपर फायर किया। सो ये एक मेरे लिए एक एजाज़ और फ़ख्र की बात थी कि मेरे हाथ में या मेरे चार्ज पे वो गन्स थी जो कि भारत से हमने छीनी हुई थी। भारतीय 1965 की जंग का बड़ा चर्चा करते हैं, वो उनके लोगों ने झूठ बोल बोल के उनका सिखाया। हालांकि 1965 की जंग में भारतीयों को बहुत मार पड़ी थी। हमें पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ दें, आप ऑस्ट्रेलियन अखबार देख लें, आप गार्डियन इंग्लिश अखबार देख लें, उस वक्त के अखबार मेरे पास तराशे पड़े हुए, उसमें सारा बयान है कि भारत कहाँ से शिकस्त खा के भागा, क्या हुआ। बहरहाल ये ज़िमनी जिक्र था, लेकिन बासूरत मेरी ये यूनिट थी, मैं उसमें हैदराबाद में पोस्ट हुआ। हैदराबाद जब मैं गया तो मुझे पता चला कि ये सारा सेक्टर जो है खोखरा पार शोर का इलाका है, डेजर्ट में, जैसे हम राजस्थान का डेजर्ट कहते हैं, ये इलाका है जहाँ मैंने जंग लड़नी है। चुनाचे जंग शुरू होने से पहले जैसे जंग के बादल छा रहे थे और लगता था कि आजकल में जंग हो जाएगी, तो मुझे पहले ही भेजा गया। जाके मैंने अपने लिए गन पोजीशंस वगैरह सेलेक्ट की, जहाँ पे बाद में हमने गन्स अपने लगा के तो
दुश्मन पे फायर की। इस तरह हम वहाँ पे पहुँचे। दूसरी बात ये है कि चूँकि जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, होने वाली थी, तो हमारे पास ट्रुप्स उस वक्त इतने नहीं थे। एक ब्रिगेड, लेकिन ब्रिगेड में भी ट्रुप्स पूरे नहीं थे। सो यूनिट्स आनी शुरू हुई। तो हमें कोई खारियाँ से यूनिट मिली, कोई तो बड़ा एक तरह की अबतरी थी कि जब मसलन खारियाँ से एक यूनिट, नई यूनिट बनी फ्रंटियर फोर्स की, उसको वहाँ पे भेजा गया। तो जब वो वहाँ पहुँचे अपने वेपन्स लेके, तो पता चला कि यहाँ वेपन्स कोई और हैं, चुनाचे एमुनिशन कुछ और है। उसकी वजह से मसला बन गया कि आप हथियार लेके जो आए हैं, उनके लिए उनका गोला बारूद जो है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। चुनाचे हथियार बदलने पड़े, नया गोला बारूद लाना पड़ा। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, वो उस वक्त तैयार नहीं थे। लेकिन बासूरत इसी हालत में जंग की तैयारी की गई। आपको याद होगा कि इससे पहले, एक्चुअल जंग शुरू होने से कुछ पहले, राशिद मिन्हास का वाक़या हुआ था, जहां उसका इंस्ट्रक्टर जो जहाज़ में उसको फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रहा था वो बंगाली था, और उसने कोशिश की थी कि वो जहाज़ को उड़ा के तो भारत ले जाए। लेकिन राशिद मिन्हास ने उसकी वो कोशिश नाकाम बनाई, जिसमें दोनों मारे गए। राशिद शहीद हुआ और वो दूसरा जो उसका था पायलट, वो जहन्नुम हासिल हुआ। ये चीज़ें हुई सारी उस वक्त में, और ये इसका चर्चा था। सो बंगाली जो है वो एक तरह से हमारी सफ़ों में मौजूद तो थे, लेकिन ज़हनी तौर पे वो भारत के साथ मिल चुके थे। उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह बैक स्टैबिंग की जाए, पाकिस्तानी फ़ौज को, और नुकसान पहुंचाया जाए। 3 दिसंबर को पहला हमला भारत की तरफ से एयर रेड आया। 2 जहाज़ आए, उन्होंने आके तो हमारी पोजीशनों पे स्ट्राइकिंग शुरू की। हम लोग छोर का जो इलाका है सिंध में, हैदराबाद से आगे, उस छोर से बाहर, आगे नए छोर से बाहर हम अपनी पोजीशनें लेके वहाँ पे जंग के लिए, दिफा के लिए तैयार थे। और भारत के 2 जहाज़ आए। उनमें से एक जहाज़ जिसको कि एक पायलट पीवी अप्ते, मुझे नाम याद है, पीवी अप्ते, वो उड़ा रहा था, उसको गिरा लिया गया। हमारे पास कोई एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट वगैरह वेपन्स तो उस तरह नहीं थे। इन्फेंट्री थी जो लगी हुई थी, लेकिन इन्फेंट्री में हमने हुक्म ये दिया हुआ था कि जब भी कभी दुश्मन के जहाज़ आए, तो जो भी हमारे पास हथियार हैं, जो ज़मीनी रोल में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम उनको जहाज़ों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे। चुनाचे तमाम लोगों ने अपने वेपन्स ऊपर किए और फायर करना शुरू किया, जिससे कि पहला जहाज़ पहले ही हल्ले में वो गिरा लिया गया, और वो नीचे गिरा तो वो जहाज़ जलना शुरू हो गया, जल गया। सो ये पहले दिन का वाक़या था। लेकिन अभी भारत की फ़ौज हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं थी, क्योंकि डेजर्ट में उन्होंने आगे आना था, फिर हमारे डिफेंसेस पे वो आते, उधर कांटेक्ट होता। तो ये हमें अंदाज़ा था कि भारत इस तरह फौरी तौर पे कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका दिफा मजबूत है, और दिफा में आपने सामने माइन फील्ड्स लगाई होती हैं, जो कि दुश्मन के गुजरने के लिए मसला होता है, उसमें से गुजर नहीं सकता दुश्मन। उन माइन फील्ड्स का मसला ये था कि उनमें हमने कहीं कहीं गैप्स छोड़े होते हैं, रास्ते छोड़े होते हैं, ताकि आप अगर निकल के माइन फील्ड से दूसरी तरफ जाना पड़े तो आप उसमें से निकल सकें। और वो माइन फील्ड में जो गैप्स छोड़े होते हैं हमने, वो मार्क्ड होते हैं, और सिर्फ खुफिया तौर पे जिसने माइन फील्ड लगाई है उसको पता होते हैं, या कमांडर्स को पता होते हैं। उसके अलावा दुश्मन को उसका कोई आइडिया नहीं होता। दुश्मन अगर उसको क्रॉस करना चाहे कहीं से, तो उसको ये पता नहीं होगा कि गैप कहाँ पे है, लिहाजा वो माइन फील्ड में आके तो मारा जा सकता है। यहाँ पे उस वक़्त मेजर मन्नान, जो कि बंगाली थे, वो हमारे साथ, और उसी ने ये माइंस लगाई थी। तो जंग के दूसरे दिन वो वहाँ से रात को चोरी निकला और जाके भारत की फ़ौज से मिल गया। सो इस तरह के कई वाक़यात हुए, क्योंकि हमें एक तो जंग आपने लड़नी है, लेकिन अगर आपके अपने साथी आपसे बागी हो जाएं, गद्दारी करनी शुरू कर दें, तो दुश्मन का काम आसान हो जाता है। सो अगले दिन वो दुश्मन की फ़ौज को लेके उन्हीं माइनफील्ड गैप्स में से लेके आके तो उसने
हमला किया। ये सूरत हाल थी जहाँ हमें अपने साथ काम करने वालों पे भी एतमाद नहीं था, ये पक्का पता नहीं था। ना उनको हम गद्दार कह सकते थे क्योंकि वो आपके साथ हैं, और ना ही उनके ऊपर पूरी तरह यकीन कर सकते थे जिससे ये कहा जा सके कि वो वाकई हमारे साथ हैं। सो ये एक इशू था जो कि जंग में हमने भुगता, और इस तरह हमारा जो इब्तदा थी जंग की भारत के साथ, जो हमारी मुठभेड़ वहाँ पे उस सेक्टर में शुरू हुई, उसमें शुरू से ही हमें गद्दारी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। जो एपिसोड्स बाद में हुई, जैसे जैसे जंग बढ़ी, जो कुछ भी वाक़यात हुए, उनके बारे में मैं मज़ीद वीडियोस में ज़िक्र करूँगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सबक, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि हमेशा अपनी सफ़ों में ऐसा इत्तेहाद रखें कि किसी को भी आपके साथ गद्दारी करने का ख्याल भी ना आए, और अगर कोई गद्दार आपको एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाए कि है, तो फिर उसका ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। गद्दार अगर मौजूद रहेगा तो वो बिलाखिर पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रहेगा। ये वो चीज़ है जो कि आइंदा के लिए, हमेशा के लिए हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।